मैं ज्योति सिंह गौर। आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, जिसमें हम कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में हुए परिवर्तन की चर्चा करेंगे और अंत में हम इस अध्याय के निष्कर्ष समझेंगे। नए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। नई आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू होने से कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कमी होने लगी। हरित क्रांति से देश का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था, परंतु यह वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी थी। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव होने लगा। कभी उत्पादन में वृद्धि हो रही थी और कभी कभी उत्पादन में कमी हो रही थी। बस एक सेवा क्षेत्र है जिस पर लगातार वृद्धि होती रही। पुस्तक में दी गई सारणी 3.1 से हम तीनों क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्र से हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य होता है? सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योग को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यदि किसी देश के विकास के बारे में हमें पता करना है तो हमको उस देश के सकल घरेलू उत्पाद से हम उसकी गणना कर सकते हैं। जैसा कि सारणी में दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है हमारा कृषि क्षेत्र। यदि हम कृषि क्षेत्र और यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है 1980 से 91 तक, 92 से 01 तक, 02 से लेके ये है हमारा 2014-15 तक। ये जो आंकड़े लिए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। कृषि क्षेत्र में यदि हम परिवर्तन देखें तो 1980 में जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 3.6 था, जो धीरे धीरे कम होते होते 2.3 और फिर यहाँ पर 2007 और 12 में वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन इसके बाद फिर से कम हुआ, फिर वृद्धि हुई और 2014-15 पर सकल घरेलू उत्पाद कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। इसका तात्पर्य है, इससे स्पष्ट दिख रहा है सारणी से कि जो कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या होता जा रहा है? लगभग कम होता जा रहा है। यदि अब हम दूसरे क्षेत्र को देखें, उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद था वो कितना था? 7.1 था, जो धीरे धीरे कम हुआ, फिर वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, फिर कमी हुई और ये कमी हुई। यानी वृद्धि दर्ज होना था लेकिन उसके तुलना में, पहले के तुलना में उतनी वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। यदि हम सेवा क्षेत्र देखें तो सेवा क्षेत्र में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद था वो था 6.7, जो 8.2, 7.8, 10, 8.1, 7.8, 10.3। इस तरह से पहले की तुलना में 1980 से 2014 की यदि हम तुलना करें तो सेवा क्षेत्र का लगभग वृद्धि दर्ज होती रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र ऋणात्मक हो गया है, ये भी कम है, हमारा उद्योग क्षेत्र भी कम है। सबसे अधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई है? सेवा क्षेत्र में। यदि हम तीनों क्षेत्र का योग देखें, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो हमको समझ में आ रहा है कि 1980 में हमारा 5.6 था, 1992 में 6.4 यानी वृद्धि हो गई, 7.8 हो गया 2002 पे, 2007 पे 8.2, फिर ये यहाँ पर कम हो गया और 2014 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। यानी 1980 की तुलना में 2014 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसमें क्या हो गया है? वृद्धि हो गई है। लेकिन ये है, यदि हम क्षेत्रवार देखते हैं तो कृषि में जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कम है और सबसे अधिक जो सकल घरेलू उत्पाद है वो किसमें है? सेवा क्षेत्र में है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में विकास तो हुआ है लेकिन उस तुलना में नहीं हुआ जितनी हमको अपेक्षा या जरूरत है हमारे देश को। नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप देश में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी विनिमय रिजर्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे देश में उत्पादन और प्रौद्योगिकी का क्या हो गया, विकास हो गया। और जो हमारा विदेशी विनिमय कोष है उसमें भी क्या हो गया, लगातार वृद्धि हो गई। यहाँ पे हमको दिख रहा है स्पष्ट कि 1990-91 में जो हमारा विदेशी विनिमय कोष था वो कितना था, 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो 2014-15 में बढ़ के कितना हो गया है, 321 बिलियन अमेरिकन डॉलर। यानी यहाँ से हमको अंतर समझ में आ रहा है, सीधे दिख रहा है हमको कि 1990 से 2014 तक में हमारा जो विदेशी विनिमय कोष है, जो हम विदेशों से लेन देन के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसमें कितनी अधिक वृद्धि दर्ज की गई। भारत से यदि हम निर्यात में यदि की बात करें तो निर्यात में क्या हो गया था, हमारी वृद्धि हो गई थी। भारत में वाहन, कलपुर्जे, इंजीनियरिंग के उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, वस्त्र के निर्यातक के रूप में हम विश्व बाजार में क्या बनाने लगे थे, अपना स्थान बना लिया था। और नई आर्थिक सुधार से हमारी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में क्या हो गया था, वृद्धि हो गई थी। हमारी जो उत्पादन की क्षमता थी वो बढ़ गई थी, जिसके कारण जो वस्तुओं की कीमत थी वो कैसी थी, लगभग नियंत्रित थी। समृद्धि और यदि हम रोजगार की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में तो वृद्धि हुई थी, परंतु समृद्धि के अनुपात में जितना रोजगार बढ़ना चाहिए था उतने रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार हम यदि सार्वजनिक व्यय देखें तो आधारित संरचना जैसे बिजली है, सड़क है, शोध पर व्यय में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। उर्वरक में जो सब्सिडी दी जा रही थी उतनी नहीं दी जा रही थी, लगभग समाप्त हो गई थी। कृषि उत्पाद जो थे उनके आयात शुल्क में क्या कर दिया गया था, कटौती कर दी गई थी, जिसके कारण से हमारे देश के किसानों को विदेशी उत्पाद से क्या करना पड़ रहा था, कंपटीशन करना पड़ रहा था। इसी प्रकार शोध प्रसार आदि पर भी व्यय में क्या हो गया था, कमी आ गई थी। इस तरह से सरकार ने जो अपने सार्वजनिक व्यय थे उनमें क्या कर रहा था, काफी कमी कर दी थी। नए आर्थिक सुधारों में औद्योगिक क्षेत्रों पर तो बहुत ध्यान दिया गया, परंतु कृषि के क्षेत्र में क्या की गई थी, उपेक्षा की गई थी, जिससे कृषि की समृद्धि दर धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। कृषि उर्वरक सहायकी की समाप्ति से कृषि की जो उत्पादन लागत है वो बढ़ गई थी, गरीब किसान और गरीब होने लगा था। कृषि उत्पाद पर आयात शुल्क में कटौती के कारण किसानों को विदेशी स्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। उद्योग की यदि हम बात करें तो औद्योगिक समृद्धि की दर में भी जितना वृद्धि होना था उतनी वृद्धि नहीं हुई थी। विदेशों से सस्ते सामान प्राप्त होने के कारण हमारे देश की वस्तुओं की मांग क्या हो गई थी, हो गई थी। वैश्वीकरण से क्या हो गया था, वैश्वीकरण के नियमों की बाध्यता के कारण विदेशियों के माल में बेरोकटोक आवागमन होने लगा था, परंतु इससे हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं और जो रोजगार हैं वो पूरी तरह क्या होने लगे थे, बर्बाद होने लगे थे। और हमारे देश की मांग, जो वस्तुओं की मांग है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। हमारे देश को विदेशी नीतियों के कारण से हमको सारे जो कोटा प्रतिबंध हैं उनको हटाना पड़ा था। भारत के जो विदेशी वस्त्र हैं, परिधान हैं, उन पर सब पर कोटा समाप्त कर दिया गया, परंतु अमेरिका अभी भी भारत से आयात से कोटा प्रतिबंध नहीं हटाया है। विनिवेश, विनिवेश का तात्पर्य सरकारी उपक्रम या उद्योग को निजी व्यक्ति या कंपनी को बेच देना है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो समाजवादी विचारधारा को अपनाकर चला था। जितने बड़े उद्योग थे उस पर सरकार का अधिकार था और जितने उद्योग थे वो सरकार के नियंत्रण में थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार अपने सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों पर बेचने लगी। नई आर्थिक नीति के बाद सरकार अपने लक्ष्य से अधिक सरकारी उपक्रम बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि वर्ष 1991-92 है, यहाँ पर जो लक्ष्य था सरकार का वो कितना था, 2500 करोड़ रुपए, जबकि उसने कितना इकट्ठा किया, 3040 करोड़। इसी प्रकार यहाँ देखें 2017-18 पर सरकार को विनिवेश के द्वारा जो पैसा इकट्ठा करना था वो करना था 1 लाख करोड़,
जबकि सरकार ने कितना इकट्ठा किया, 1,57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। परंतु सरकार ये जो विनिवेश से पैसा इकट्ठा कर रही थी, इसका उपयोग आधारित संरचना या विकास में खर्च ना करके ये सरकार के कर्ज चुकाने का उपयोग कर रही थी, जिसके कारण से इन पैसों का सही उपयोग नहीं हो पाया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति का देश पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। वैश्वीकरण से विश्व बाजार में हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं, जिससे हमारी तकनीक और क्वालिटी दोनों उन्नत हो गई और हमारा बाजार भी कैसा हो गया, विस्तृत हो गया। जैसे कि हमारे देश में यदि किसी व्यक्ति को पहले फोन का कनेक्शन यदि लेना होता था तो महीनों इंतजार करना पड़ता था, परंतु जब से दूरसंचार क्षेत्र में कई कंपनियां आ गई, कई विदेशी कंपनियां भी आ गई, इससे हमको आसानी से कनेक्शन और कम दर पर हमारी क्या होने लग गई है, बात होने लगी। जबकि पहले के समय में यदि आपको एक सिम भी लेना है तो आपको कई दिन इंतजार करना पड़ेगा और लंबी लाइन पर लगकर आप सिम को अलॉट करा पाते थे। परंतु अब विश्व व्यापार के कारण ये जो परेशानी थी, इसमें क्या हो गई, हमको बहुत आसानी हो गई है। परंतु वैश्वीकरण से जो हमारे अमीर देश हैं, ये विकासशील देशों के बाजार पर अपना कब्जा करने की साजिश रचते रहते, वे अपने अनुरूप नीतियां बनाते और बिगाड़ते हैं, जिससे उनके देश को फायदा हो। नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम में दोष नहीं था, बल्कि इनके क्रियान्वयन में दोष रहे हैं। भारत में केवल उच्च वर्ग की आमदनी बढ़ी है। देश में क्षेत्रीय विषमता और आय की असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जितना भी विकास जो हुआ है वो केवल दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाओं में हुआ है एवं भवन निर्माण और व्यापार में हुआ है।